जय हिंद बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे होगे तुम लोग। और हम लोग अब तैयार हो गए हैं, रोज रोज पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बीच में मैं परेशान था, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं ला पा रहा था वीडियो। अंदर से तो अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ी समस्याएं भी थी, जानते हो। पहले मैं बनारस में था, फिर मैं वहाँ से इलाहाबाद शिफ्ट हुआ, फिर वहाँ से अभी मैं महाराष्ट्र मुंबई की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ। तो थोड़ा सा शिफ्टिंग में समय लग गया, चीज़ें लगी, तो इस वजह से जो है हमारी वीडियो लेट हो रही थी। लेकिन अब आपको एकदम रेगुलर वीडियो मिलेगी। और भोले बाबा ने चाहा तो हम लोग रोज़ अपना काम करेंगे और रोज़ मेहनत करेंगे। और ये मुझे ज़रूर आप बताएं कि कल मैंने जो वीडियो भेजा था, क्या वो वीडियो आपको अच्छा लगा? क्या उस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ? क्या आपको पढ़ के समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और चलिए, हम लोग कल जो वीडियो पढ़े थे, कल हम लोग कैलोरीमेट्री और टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे। उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाते हैं और इसी सीरीज को हम लेके चलेंगे आगे। और आज दूसरा सीरीज हमारा है और बात करते हैं, ठीक है। आइए साहब, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। आज हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम, THERMAL, थर्मल इक्विलिब्रियम। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। आइए साहब, थोड़ा समझते हैं हम लोग कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम इसको यहां से मिटा रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। ये हमारा हेडिंग है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। देख बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो, ये कल हमने बात किया था, ये A है और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये B है। ये कोई दो बॉडी है, कोई दो सबस्टेंस है, जो भी है A और B है, आपके सामने रखा है। A और B जो यहां आपको दिख रहा है, हमने मान लिया कि इस A का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो A है, इस A का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस B का टेम्परेचर हमने मान लिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने थर्मामीटर वगैरह लगाया होगा, लगा के मेजर किया तो ये देखा इस B का टेम्परेचर 50 है और A का टेम्परेचर 20 है। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इस वजह से ये जो होगी वो क्या होगी? हॉट बॉडी होगी। ये क्या होगी? हॉट बॉडी होगी। और इसका टेम्परेचर कम है, तो ये जो होगी वो कोल्ड बॉडी होगी। ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। क्लियर है? अगर ये दोनों बॉडी दूर दूर है तो ठीक है। अब इनको किसी तरह से हम करीब लाए या किसी तरह से पास आए, तो जब पास आए और एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ऐसा देखा जाता है कि इनके बीच टेम्परेचर का डिफरेंस है। क्योंकि इसका टेम्परेचर 50 है, इसका टेम्परेचर 20 है, तो दोनों के बीच जो है टेम्परेचर का डिफरेंस है। और इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, इस टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से एनर्जी जो है यहां से यहां ट्रांसफर हो। इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी जो है यहां से यहां ट्रांसफर होगी। और ये जो एनर्जी यहां ट्रांसफर होती है, इस एनर्जी को बच्चा हम लोग हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, जिसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अभी हम जस्ट अगला जो वीडियो हमारा होगा पूरा हीट के बारे में हम आपको चर्चा करके बताएंगे। तो ये एनर्जी ट्रांसफर होगा, जिस एनर्जी को हीट कहते हैं। ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसी एनर्जी को हम कहते हैं कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि हीट क्या होता है? एनर्जी का ही फॉर्म होता है। क्लियर है? अब देखो, तो इससे इसमें जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है और एनर्जी का इसमें से इसमें तब तक ट्रांसफर होता रहता है, तब तक ट्रांसफर होता रहता है, तब तक ट्रांसफर होता रहता है, जब तक इस A का टेम्परेचर इस B के टेम्परेचर के बराबर न हो जाए। इससे इसमें तब तक ट्रांसफर होता है जब तक A का
टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर न हो जाए। तो अगर मान लो कुछ समय बाद अगर इसका टेम्परेचर हमने थीटा ए लिख दिया और इसका टेम्परेचर थीटा बी लिख दिया, तो अगर ये थीटा ए बराबर हो गया थीटा बी के, तो इस केस में क्या होता है, नो एनर्जी ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। अगर ये थीटा ए थीटा बी के बराबर हो गया तो अब इनके बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था इसका ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा देखा जाता है कि जब इनके बीच एनर्जी का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है, जब ये दोनों टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, तो बात क्या होती है याद रखिएगा, ये जो थीटा ए होगा, ये थीटा ए हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। ये जो नया थीटा ए इस बॉडी का टेम्परेचर आएगा वो इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा ज्यादा होगा। और ये जो थीटा बी आया है, ये जो थीटा बी आया है, ये हमेशा इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा कम होगा। ये निश्चित है कि जब एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा तो ये जो थीटा ए होगा इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा और ये जो थीटा बी है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। समझ रहे हैं? तो अब क्या होने वाला है, जैसे आप देखो ना, सुनो ना, होता क्या है, तो यही जो आप देखिए कि कुछ समय के बाद से इन दोनों के बीच एनर्जी का ट्रांसफर होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। तो इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन हमको यहां दिख रहा है, इस कंडीशन को, इस स्टेज को, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये दोनों बॉडी जो है ए और बी जो है, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि ए और बी दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, THE लिख दिया मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? टी मतलब टोटल एनर्जी हो जाता तो तकलीफ हो जाती। तो कहते हैं कि ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आया? तो क्या कहा गया, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि दो बॉडी के बीच टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से होने वाला हीट ट्रांसफर या होने वाला एनर्जी ट्रांसफर अगर बंद हो जाए, क्या बोले भैया, ध्यान से सुनिएगा, दो बॉडी के बीच टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होने वाला एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर बंद हो जाए, तो इस कंडीशन को उन दोनों बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सीधी सी बात है भैया, आप मान लीजिए कहीं गए हैं, भूखे पेट है, भोजन भूख लगी हुई है, गए खाने, पहले क्या करेंगे, भर पेट खा लेंगे। तो क्या हुआ, जो खिलाने वाला है आपको खिला रहा है और आप खा रहे हैं। कब तक खाते हैं? जब तक पूरा पेट न भर जाए, जब तक पूरा पेट न भर जाए। कई लोग तो क्या होता है, अगर मुर्गा उर्गा बना है तो क्या करते हैं, पहले खा लेते हैं, जैसे जैसे अभी पेट भरने लगता है तो धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़ा पैंट ढीला करेंगे, फिर और ढीला करेंगे, फिर बाद में खोल के पूरा बैठ के थरिया भर खा के निकलते हैं। पूरा मन भर जाता, तब कहते हैं अरे बाप रे बाप, आज तो पूरा भर पेट खाए हैं। तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब उसके बाद उनसे कुछ नहीं खाया जाता है, तो वो क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम, संतुष्टि के स्टेट में हो गए। वही हाल यहाँ भी है। ये दोनों बॉडी थे, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस था, उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इनके में हीट ट्रांसफर हो रहा था, बाद में वो हीट ट्रांसफर बंद हो गया क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया। यही कंडीशन क्या कहलाता है, इसी कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको ध्यान से, द स्टेज ऑफ two or more than two bodies at which no net heat transfer between these bodies are occur, this stage is known as thermal equilibrium of these bodies। क्लियर हो गया? ये थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है। सीधी सीधी बात है कि दो बॉडी का वह स्टेज, वह कंडीशन जब उन दो बॉडी के बीच में नेट हीट ट्रांसफर नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है, टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाता है, इस वजह से होता है।
हम थोड़ा और आगे विचार करेंगे, उस पर बात होगी। चलते आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात सुनते हैं। आइए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और मिटाने के बाद आगे हम चर्चा करते हैं क्या क्या बात है। तो ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ और बातों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और चर्चा करके देखते हैं कि क्या होता है। देखो बच्चा, इस थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सबसे पहले एक कंसेप्ट जिसने दिया था, एक कंसेप्ट आया जिस कंसेप्ट का नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चा रे एक बात ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताबों में थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसका पहला स्टेटमेंट ही जनरली बहुत सारे बुक में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया है। लेकिन हम थोड़ा यहीं पे पढ़ लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, वहां पे नहीं पढ़ेंगे, आ गया तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट आया वो किसने दिया था? जीरोथ साहब ने दिया था, और इसीलिए इसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। कि अगर ये कोई बॉडी ए है, अगर ये कोई बॉडी ए है और ये ए जो है इस बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसमें हो? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर ये कोई बॉडी ए है, ये बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये कोई बॉडी ए है और अगर ये कोई बॉडी सी है, तो ए अगर सी के साथ और सी ए के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो निश्चित है कि बी जो होगा वो सी के साथ और सी जो होगा वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब अगर कोई बॉडी ए है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग, और अगर कोई बॉडी ए है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग, मतलब ए इन दोनों के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो निश्चित है कि ये और ए दोनों आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही क्या कहलाता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। मतलब इफ ए बॉडी ए इज इन इक्विलिब्रियम with B and C separately, then B and C must be in thermal equilibrium. This is the statement of zeroth law of thermodynamics. अगर इसको डेली लाइफ में समझे हम, तो मान लीजिए कोई एक आदमी है और उसका एक दोस्त है और उसका एक दूसरा दोस्त है। तो अगर किसी आदमी का, अगर किसी आदमी के उस दोस्त के साथ अच्छे संबंध है, उस दोस्त के साथ अच्छे संबंध है, तो निश्चित है कि वो दोनों दोस्त जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को जानते होंगे। यही कहता है जीरोथ लॉ। तो इससे अगर मान लो ऐसा हो जाए तो किसी का दोस्त है, वो किसी का दोस्त है, तो चलो वो तो ठीक है। लेकिन मान लो कोई आदमी हो और दो गर्लफ्रेंड बनाया हो, समझ रहे हो, तो वो तो इसको भी जानती होगी, वो तो इसको भी जानती होगी, और अगर वो आपस में दोनों एक दूसरे को जान गए तब तो भाई जो आदमी होगा उसका तो मूड ही फोड़ देंगे सब। होगा कि नहीं होगा? तो ये बात नुकसानदायक भी है हमारे लिए। तो ये डेली लाइफ में जीरोथ वाला कंसेप्ट नहीं लागू करना है, ये जो है फिजिक्स में ही लागू करना है। तो ये पहली बात हो गई जीरोथ लॉ की। अच्छा भैया, दूसरी बात जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये आइडिया ऑफ टेम्परेचर देता है, आइडिया ऑफ टेम्परेचर देता है। मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये टेम्परेचर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर के बारे में बताता है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर तीसरी बात बताता हूं। इसको मैं मिटाता हूं और मिटा के तीसरी बात बताता हूं। देखो भैया तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है कि जीरोथ साहब का जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसके हिसाब से अगर तीसरे स्टेटमेंट की हम बात करें तो थोड़ा समझना तीसरे स्टेटमेंट में क्या होता है। कहा जाता है, हमने आपको जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है, आप देखिएगा, मैंने उसमें बताया है कि
कि कोई भी बॉडी होती है तो उसकी टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जो होता है वो दो चीजों के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है? किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी होता है। आप पहले से जान के बैठे हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे थीटा पे डिपेंड किया। यहाँ टेम्परेचर थीटा लिखते हैं, टी नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों का यूज कर लेंगे इस चैप्टर में, तो इसलिए हम थीटा लिख रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग जनरली टी लिख रहे थे। तो काइनेटिक एनर्जी थीटा पे, टी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, होता क्या है सुन लो। जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो उनका टेम्परेचर तो सेम होगा। तो अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इक्वल है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ध्यान देना, अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी में आर में नॉट भी है, तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी होगा या उनका जो टोटल एनर्जी होगा वो भी में आर में नॉट भी इक्वल होगा। मतलब वो भी बराबर हो सकता है या बराबर नहीं हो सकता। मतलब मैं क्या बोला, अगर दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मस्ट है कि इक्वल होगी। उनकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में आर में नॉट बी इक्वल। इस वजह से उनकी टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जो है वो भी बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती है। मतलब टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी में आर में नॉट बी इक्वल। क्लियर हुआ? ये बात तो समझ में है। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं, ऐसे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड की इंटरनल एनर्जी लिक्विड से कम होती है और लिक्विड की इंटरनल एनर्जी गैस से कम होती है। सॉलिड की इंटरनल एनर्जी लिक्विड से कम होगी, लिक्विड की इंटरनल एनर्जी गैस से कम होगी। मतलब सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी गैस का होता है। अब सुनो ध्यान से, अगर इसी इंटरनल एनर्जी की बात करें तो आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है और गैस स्टीम होता है। तो याद रखिएगा, इनके भी इंटरनल एनर्जी का ये कंडीशन है, आइस की इंटरनल एनर्जी सबसे कम, वाटर की उससे ज्यादा, स्टीम की सबसे ज्यादा। क्लियर है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम से का ये अगला पॉइंट आपके सामने मैंने पेश किया। अब समझिए थोड़ा, इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बात करते हैं और क्वेश्चन पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं। आइए थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं। आपसे मैंने बोला कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए फिर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने आइस ले लिया और हमने वाटर ले लिया और दोनों को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा है। आइस और वाटर को एक कंटेनर में रखा है, दोनों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है नो हीट ट्रांसफर। पहला ऑप्शन है नो हीट ट्रांसफर। दूसरा ऑप्शन है आइस एब्जॉर्ब हीट। क्यों एब्जॉर्ब? माने आइस एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। और वाटर रिलीज हीट। तीसरा ऑप्शन क्या है भैया? आइस रिलीज हीट और वाटर एब्जॉर्ब हीट।
और चौथा ऑप्शन है आल। चौथा ऑप्शन है आल। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। मतलब थीटा आइस जो हुआ वो बराबर हो गया थीटा वाटर के, और इसके वजह से इनके बीच में क्या होना चाहिए, नो हीट ट्रांसफर होना चाहिए। इनके बीच में नो हीट ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब आंसर जो है लोग क्या सोचेंगे, पहला है। आंसर क्या सोचेंगे, पहला है। और बहुत लोग बना के चले भी आएंगे, बाद में सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर दोष देंगे, फिर मुंह बनाएंगे, गए थे क्वेश्चन बनाने, बना के मुंह चले आएंगे। अब देखिए यहां पे जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अनुसार तो टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो हीट का ट्रांसफर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें मैं एक अगली बात क्या बताने जा रहा हूं, समझिएगा। अगर ये कोई बॉडी है ए, अगर ये ध्यान दीजिए, अगर ये ए है और अगर ये बी है, इसका टेम्परेचर थीटा ए है, इसका टेम्परेचर थीटा बी है, और दोनों अगर बराबर है, तो अगर ए सॉलिड हो और बी भी सॉलिड हो, ए अगर लिक्विड है तो बी भी अगर लिक्विड है, और ए अगर गैस है और बी भी अगर गैस है, मतलब ए और बी सॉलिड सॉलिड, ए और बी लिक्विड लिक्विड, ए और बी गैस और गैस, अगर ये दोनों के दोनों मटेरियल सेम फेज में होंगे, सेम स्टेट में होंगे, मतलब अगर दो मटेरियल सेम फेज में हो, सेम स्टेट में हो, मतलब सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, तभी उनके बीच में टेम्परेचर सेम होगा, तब उनके बीच हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर ए और बी में ए सॉलिड है बी लिक्विड है, ए गैस है बी लिक्विड है, ए सॉलिड है बी लिक्विड है, तो उस केस में टेम्परेचर सेम होने के बाद भी हीट का ट्रांसफर होता है। उस केस में टेम्परेचर सेम होने पे भी हीट का ट्रांसफर होता है, और उस समय जो हीट का ट्रांसफर होता है वो इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी के वजह से होता है। सीधे सीधे कहिए कि इंटरनल एनर्जी के वजह से होता है। मतलब अगर सेम फेज में है तब टेम्परेचर का हीट का ट्रांसफर टेम्परेचर की वजह से होता है, अगर फेज बदल गया तब हीट का ट्रांसफर उनके इंटरनल एनर्जी के वजह से होता है। तो होगा क्या, इस क्वेश्चन में देखिए, जो आइस है उसकी इंटरनल एनर्जी जो आइस की है वो ज्यादा होगी, किससे, इंटरनल एनर्जी वाटर से, सॉरी आइस की इंटरनल एनर्जी वाटर के इंटरनल एनर्जी से कम होगी। इस वजह से आइस जो है वो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर जो है वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, और यही जो हीट रिलीज होगा वो यहां से इसमें आएगा। मतलब आइस क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। भैया जान ही रहे हो, जिसके पास होता है वो देता है, जिसके पास नहीं होता है वो लेता है। तो इसके पास कम है तो ये लेगा, इसके पास ज्यादा है तो ये देगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये बात कहीं दिया रहे कि दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो सुनो रे भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा कब, जब दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस हो, एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो, एक लिक्विड हो एक गैस हो। लेकिन अगर दोनों के बीच का फेज सेम होगा, अगर एक सॉलिड है दूसरा भी सॉलिड है, एक लिक्विड है दूसरा भी लिक्विड है, तो उस केस में उनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कंसेप्ट था, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात है। अब आपको ये थर्मल इक्विलिब्रियम का पूरा कंसेप्ट मैंने बताया और थर्मल इक्विलिब्रियम की पूरी कहानी आपको मैंने बता दिया, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आप घर जाकर के इस वीडियो को देखिए, देख करके इसके नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान भी रहेगा। कई सारे वीडियो बनेंगे हमारे, मेहनत करिए, खूब जी जान लगा दीजिए और जम के पढ़ाई करिए।
वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करिए, दूसरों को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। हम पूरी तरह से यूट्यूब पे फ्री हैं और अगर भगवान ने चाहा, सब कुछ ठीक रहा तो 2-4 दिनों के अंदर हमारे फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के भी, मैथ के भी और बायोलॉजी के भी हमारे इसी चैनल पे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे और धीरे धीरे हम लोग चैनल पे जो है सभी धीरे धीरे सब्जेक्ट के वीडियो आते जाएंगे और आपके लिए ये हमारा एपीएस इंस्टीट्यूट हमेशा लगा रहेगा, जिससे इस देश में पढ़ने वाले बच्चे जिनको किसी न किसी वजह से अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी न किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी जो समस्या है वो समस्या सॉल्व हो और हम ऐसा करेंगे ताकि हर बच्चा पढ़े और पढ़ करके कुछ अच्छा करे। और आपके अंदर ये निश्चित है, अगर आप मेहनत से हमारे वीडियो को देखते हैं, लगन से देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो नीट वाले बच्चे हैं जिनको फिजिक्स से डर लगता है, डर तो एकदम भाग जाएगा। और एक स्टेटमेंट है, एक स्लोगन है कि अगर आप मन से मेरे वीडियो को देख करके फिजिक्स पढ़ लिए तो एक बात तो जान लीजिए कि आप फिजिक्स को भूलना भूल जाएंगे। क्योंकि मेरा ये प्रयास होता है कि मैं फिजिक्स को पढ़ाऊं नहीं बल्कि सिखाऊं। और आप एक बात जानते हैं, जो चीज आप सीखते हो वो कभी भूलते नहीं हो। आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी होगी, आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, आप खाना बनाना सीखते हैं, आप खाना बनाना पढ़ते नहीं हैं, मोटरसाइकिल चलाना पढ़ते नहीं हैं। जो चीज आप सीखते हैं, आप ABCD लिखना सीखते हैं तो आपको कभी भूलता नहीं है। ABCD जब पढ़ते हैं, याद करते हैं तो भुला जाता है। तो जो चीज आप लिखते हैं, जो चीज आप सीखते हैं वो नहीं भूलता, जो चीज आप पढ़ते हैं वो भूल जाता है। तो प्रयास करता हूं मैं कि आपको सिखाने का प्रयास किया जाए, आपको सोचने का डेवलप किया जाए तरीका कि आप कैसे सोचेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, मतलब शुरुआत में हैं, फाउंडेशन के बच्चे हैं, तो आपके लिए एकदम बेसिक से बता रहा हूं। जो बच्चा रिपीटर है या थोड़ा तैयारी कर लिया है, उनके लिए भी थोड़ी बेसिक बातें हैं, लेकिन उनको भी ऐसी ऐसी चीजें इसमें मिलेंगी जो आपको समझ में आएगा। हम YouTube पे पढ़ाने के लिए आए हैं और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और इस तरह से आप पढ़िए, मेहनत करिए, हमारे चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको फायदा मिलता है तो आप हमारे चैनल पे जा करके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं, कोई स्पेशल टाइप का वीडियो कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सर पढ़ाई कैसे करें, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर पढ़ते हैं भूल जाता है, सर पढ़ तो लेते हैं अच्छा लगता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, तो इस टाइप के भी चीज़ों पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाना, आप चाहते हैं कि देखना, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करिए। हम जरूर आपको जो है उस पर मदद करेंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे एक्सपर्ट को लाएं, जैसे जो डॉक्टर बन गए हैं, जो इंजीनियर बन गए हैं, जो अपने लाइफ में अच्छे हैं, उनका कैसे वो डॉक्टर बने, कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, उन सेलेक्टेड बच्चों से भी हम बीच बीच में इंटरव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि सिलेक्शन का क्या है। सिलेक्शन जो सेलेक्ट हुआ है उनकी जवानी आपकी हम मदद करेंगे। तो किसी भी प्रकार की बातें हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी उचित सोल्यूशन होगा वो हम लोग देंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, एपिसोड 3 में, जिसका अगला इस टॉपिक का अगला वीडियो होगा। थैंक यू।